चलिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो अभी तक हम जीआई सिस्टम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, हम कार्डियो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, हम रेस्पिरेटरी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 337, अ नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस। किसी व्यक्ति को डायबिटिक इंसिपिडस हुआ है। व्हाट आर द साइन इंडिकेटिव ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस। डायबिटिक इंसिपिडस के साइन एंड सिम्टम्स जो नर्स असेस करेगी वो क्या क्या होगा। तो डायबिटिक इंसिपिडस में आपको एक बात ध्यान होगी, बहुत ज़्यादा यूरिन बनता है बच्चे, बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट होता है। तो अगर यूरिन ज़्यादा बाहर आएगा तो व्यक्ति में डिहाइड्रेशन होगा और उसको उतनी ज़्यादा प्यास लगेगी। तो थर्स्ट लगना, प्यास लगना एक साइन एंड सिम्टम होगा डायबिटिक इंसिपिडस का। सेकंड, अगर यूरिन ज़्यादा बॉडी से बाहर जा रहा है तो व्यक्ति को क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन। उसी वजह से डिहाइड्रेशन की वजह से ही व्यक्ति को क्या हो रहा है, थर्स्ट, प्यास लग रही है। और डिहाइड्रेशन की वजह से ही व्यक्ति की म्यूकस मेम्ब्रेन कैसी नज़र आएगी आपको, ड्राई। और तीसरा, क्योंकि इतना ज़्यादा आपको यूरिन बनता हुआ नज़र आ रहा है तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी बच्चे, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की कम हो जाएगी। क्योंकि यूरिन का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आया हुआ है कि डायबिटिक इंसिपिडस का एक सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण बताओ। डायबिटिक इंसिपिडस में स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है यूरिन की, ठीक है। तो आंसर जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई हो जाएगी और पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक है। ये लक्षण होंगे डायबिटिक इंसिपिडस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 338, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद रखना, काफ़ी बार पूछा जाता है। ये कह रहा है, अ क्लाइंट विद एडमिटेड विद हेड इंजरी। एक व्यक्ति एडमिट होता है जिसको हेड इंजरी है। द नर्स आइडेंटिफाई दैट द क्लाइंट यूरिनरी रिटेंशन कैथेटर इज ड्रेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ क्लियर कलरनेस यूरिन। एक व्यक्ति जिसको हेड इंजरी है उसमें बहुत ज़्यादा पेशाब बन रहा है। व्हाट शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज द मोस्ट लाइकली कॉज। किस वजह से हेड इंजरी के व्यक्ति में इतना ज़्यादा पेशाब बन रहा है, क्यों ये हो रहा है। तो सीधी सी बात है बच्चों, हेड इंजरी में हो सकता है कि हेड इंजरी जब हुई हो व्यक्ति की तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उसमें भी डैमेज हो गया हो। जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डैमेज होगा तो बताओ क्या एडीएच जो वहाँ से रिलीज़ होता है वो रिलीज़ होगा, नहीं। और अगर एडीएच रिलीज़ नहीं होगा तो बताओ क्या वाटर रिटेन होगा, नहीं। अगर वाटर रिटेन नहीं होगा तो पानी सारा का सारा बॉडी से क्या जाएगा, बाहर जाएगा। और अगर पानी सारा का सारा बाहर जाएगा तो यूरिन आपको काफ़ी ज़्यादा बनता हुआ नज़र आएगा। इसी को तो हम क्या कहते हैं, डायबिटिक इंसिपिडस। जब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है वो एक्ट नहीं कर पाता है, यूरिन रिटेंशन नहीं होती है और बहुत ज़्यादा पेशाब देखने को मिलता है, ठीक है। इसे कहते हैं डायबिटिक इंसिपिडस। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्यों हेड इंजरी के बाद व्यक्ति में इतना ज़्यादा पेशाब देखने को मिल रहा है। आंसर जाएगा बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट एडीएच सिक्रीशन। आप जानते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से एडीएच रिलीज नहीं होगा और एडीएच के ना रिलीज होने की वजह से डायबिटिक इंसिपिडस हो रहा है और बहुत ज़्यादा यूरिन बनता हुआ नज़र आ रहा है। आंसर जाएगा एडीएच सिक्रीशन में फ़र्क पड़ा होगा, उसकी वजह से ये हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 339, क्या कह रहा है, आफ्टर हेड इंजरी। याद रखना बच्चे, जब भी हेड इंजरी होगा आप ये बात याद रखना, एडीएच पर असर पड़ सकता है और अगर एडीएच पर असर पड़ा तो वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं होगा और व्यक्ति को डायबिटिक इंसिपिडस होगा, बहुत ज़्यादा यूरिन बनेगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना हेड इंजरी से। अब देखिए, आफ्टर हेड इंजरी अ क्लाइंट डेवलप्स डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी व्यक्ति में हो गई है हेड इंजरी के बाद। व्हाट शुड द नर्स कंसिडर अबाउट द रिस्पॉन्स टू सीक्रेशन ऑफ एडीएच बिफोर असेसिंग द क्लाइंट। एडीएच क्या काम करेगा उस व्यक्ति में, अगर उस व्यक्ति को हेड इंजरी की वजह से डेफिशिएंसी हो चुकी है एडीएच की तो क्या देखने को मिलेगा, है ना, क्या रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से। सिंपल सी बात है बच्चे, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, डिक्रीजेज लिखना चाहिए था। आंसर 4 ही करेक्ट है, लेकिन ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हेड इंजरी हुई है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इंजरी हुई है, एडीएच नहीं बन रहा है या अच्छे से सीक्रेट नहीं हो रहा है, वाटर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, इसीलिए
वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कम हो गया और ज़्यादा का ज़्यादा यूरिन किया जा रहा है, बॉडी से बाहर जा रहा है, और इसी को हम डायबिटिक इंसिपिडस कहते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को हेड इंजरी है तो उसको डायबिटिक इंसिपिडस के लिए देखिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 340। इंपॉर्टेंट है बच्चे, पूछ सकता है एग्जाम्स में। आफ्टर सर्जिकल क्लिपिंग ऑफ सेरिब्रल एन्यूरिज्म द क्लाइंट डेवलप्ड सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट सीक्रेशन ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन, यानी SIADH। अब बच्चे आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, SIADH में क्या होता है, ADH क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ADH अगर ज़्यादा होगा तो बॉडी में पानी ज़्यादा रुकेगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। और अगर पानी बॉडी में ज़्यादा रुकेगा तो कौन कौन से लक्षण नर्स को देखने को मिलेंगे। पहला तो बच्चे वेट गेन, क्योंकि पानी ज़्यादा रीएब्जॉर्ब हो रहा है, क्योंकि एंटी डायरेटिक ज़्यादा है तो व्यक्ति में वेट गेन देखने को मिलेगा। और दूसरा, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा रिटेन कर रहा है, तो यहाँ बताइए पानी ज़्यादा हो जाएगा तो जो उसमें पहले से मौजूद सोडियम है वो कंपैरेटिवली पानी के क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। इसको कहते हैं बच्चे डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। तो याद रखना, कई बारी वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा SIADH का व्यक्ति है, उस व्यक्ति में क्या देखने को मिलेगा, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम हो जाएगा पानी के मुकाबले। दूसरा, अब बताओ यहाँ पे पॉलीयूरिया लिखा हुआ है, क्या पॉलीयूरिया होगा, क्या उसको पेशाब ज़्यादा आएगा, नहीं, उसको पेशाब कम आएगा, यहाँ पे ओलिगयूरिया होगा। हाइपोटेंशन, नहीं बच्चे हाइपोटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन होगा। तो आज के बाद याद रखिएगा SIADH में ज़्यादा पानी शरीर में रुकेगा जिसकी वजह से सोडियम कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। सेकंड कंडीशन, इसमें हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। थर्ड कंडीशन, इसमें वेट गेन होता हुआ आपको नज़र आएगा। ठीक है। फोर्थ कंडीशन, बताओ यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या करेगी बच्चे, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है यूरिन की वो ज़्यादा होगी, क्योंकि बहुत कम पेशाब बाहर आएगा ना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। अब यही तो क्वेश्चन आपसे टारगेट हाई में पूछेगा, SIADH के लक्षण क्या होते हैं, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया, हाइपरटेंशन, वेट गेन, स्पेसिफिक ग्रेविटी का बढ़ जाना और ओलिगयूरिया। वहीं इसी के अपोजिट, SIADH के अपोजिट क्या होता है बच्चे, डायबिटिक इंसिपिडस। इसमें क्या होगा, इसमें यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होगी बच्चे, कम होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशाब बन रहा है। अब मुझे बताओ सोडियम का लेवल क्या करेगा, ब्लड में बढ़ेगा, क्योंकि पानी कम है तो सोडियम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी, इसमें पॉलीयूरिया होगा। ठीक है, इसमें उसमें हाइपोटेंशन हो रहा था ना, क्योंकि पानी रुक रहा था। इसका उल्टा डायबिटिक इंसिपिडस में तो खूब सारा पेशाब बाहर जाएगा, व्यक्ति में हाइपोटेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो और व्यक्ति में बहुत ज़्यादा पेशाब बाहर जा रहा है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से व्यक्ति में वेट लॉस भी हो सकता है। तो ये सारे एक दूसरे के उल्टे हैं, SIADH और डायबिटिक इंसिपिडस एक दूसरे का उल्टा होता है। बस ये ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सोडियम कम किस में हो रहा है, SIADH में, क्योंकि उसमें पानी रुक रहा है, पानी की तुलना में सोडियम कम हो जा रहा है। और डायबिटिक इंसिपिडस में सोडियम क्या होता है, ज़्यादा होता है। एक तो ये याद रखना। दूसरा, SIADH में क्योंकि बहुत कम पेशाब आ रहा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, डायबिटिक इंसिपिडस में स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 341 है, ये आप स्किप कर सकते हैं, ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैड हाइपोफाइसेक्टमी। एक व्यक्ति जिसकी हाइपोफाइसेक्टमी की गई है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरी की गई है। फॉर विच कॉम्प्लिकेशन स्पेसिफिक टू दिस सर्जरी शुड द नर्स असेस द क्लाइंट फॉर अर्ली क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्या साइन एंड सिम्टम उस व्यक्ति में आ सकते हैं जिसकी पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरी हुई है, यानी हाइपोफाइसेक्टमी हुई है। मेरी बात ध्यान रखना, ब्रेन की या क्रेनियम की जब भी कोई सर्जरी होती है, वहाँ पर एक बात ध्यान रखना, सर्जरी के बाद सबसे बड़ा रिस्क होता है ICP का, इंट्रा क्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए जब भी ब्रेन की सर्जरी होती है, हमारा सारा का सारा ध्यान जाना चाहिए ICP में, क्योंकि ICP बढ़ सकता है। और ICP बढ़ने का सबसे पहले लक्षण क्या होता है, LOC का कम हो जाना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, पेपिलेडिमा, यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेशन,
ये सारे लक्षण होते हैं। खासकर एडल्ट में एलओसी का कम होना, बच्चे में क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर है, अगर हाइपोफाइसेक्टमी कर रहे हैं, अर्ली साइन एंड सिम्टम क्या हो सकता है, आईसीपी के लक्षणों को आपको देखना है। ठीक है, यूरिन रिटेंशन नहीं होगा बच्चे, यूरिन तो ज़्यादा बाहर आएगा, जिसे डायबिटिक इंसिपिडस कहते हैं, वो हो सकता है ब्रेन की सर्जरी के बाद। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान आपका आईसीपी में जाना चाहिए अगर आप ब्रेन की सर्जरी कर रहे हो। और आईसीपी जब बढ़ता है तो उससे कौन कौन से लक्षण आते हैं वो भी आपको याद होने चाहिए। जैसे याद होगा, वाइड पल्स प्रेशर हम पढ़ते थे, वाइड पल्स प्रेशर हो जाता था, क्रैकपॉट साउंड सुनाई देता था, एलओसी डिक्रीज होती थी, बच्चों में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होती थी, सनसेट आइज होती थी, है ना। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 343, इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखिएगा। विच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट हिस्ट्री डज द नर्स आइडेंटिफाई एज अ रिस्क फैक्टर ऑफ डेवलपिंग ऑस्टियोपोरोसिस। निम्नलिखित में से कौन सी हिस्ट्री मरीज की है देखकर नर्स सोचेगी कि इस मरीज का इस वजह से रिस्क फैक्टर है, कि इस मरीज को इस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हुआ होगा। एक बात याद रखना बच्चों, डायरेक्टली कई बारी टारगेट हाई में भी आपको पढ़ाया होगा, स्टेरॉइड थेरेपी कभी भी किसी मरीज को चलती है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट होते हैं स्टेरॉइड थेरेपी के। पहला साइड इफ़ेक्ट होता है ऑस्टियोपोरोसिस। स्टेरॉइड थेरेपी ऑस्टियोपोरोसिस करा सकती है। स्टेरॉइड थेरेपी व्यक्ति में हाइपरग्लाइसीमिया करा सकती है। ठीक है, स्टेरॉइड थेरेपी व्यक्ति में मूड स्विंग्स करा सकती है। तो ये तीन तो याद रखिए, हाइपरग्लाइसीमिया, मूड स्विंग्स और ऑस्टियोपोरोसिस किसके साइड इफेक्ट है, स्टेरॉइड थेरेपी के। तो डायरेक्टली पूछ लेता है आपसे। अब यहाँ पर बताइए, अगर यहाँ पर डायरेक्टली पूछा हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस किस वजह से हो सकता है, तो आंसर क्या जाएगा, रिसीविंग लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी लेने की वजह से उस व्यक्ति को क्या हुआ होगा, ऑस्टियोपोरोसिस हुआ होगा। फोर्थ, आप याद रखिए, इम्यून सिस्टम भी सप्रेस हो जाता है। इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। तो ये सारे लक्षण ध्यान रखेंगे। ये 4 लक्षण देखने को मिलते हैं अगर किसी व्यक्ति को स्टेरॉइड थेरेपी चल रही है। तो ऑस्टियोपोरोसिस किसकी वजह से होता है, लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड थेरेपी की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 344, अ नर्स इज केयरिंग फॉर 2 क्लाइंट न्यूली डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़। 2 क्लाइंट के साथ नर्स केयर कर रही है 2 क्लाइंट को, जो दोनों को डायबिटीज़ है। एक को टाइप 1 डायबिटीज़ है और दूसरे को टाइप 2 डायबिटीज़ है। द नर्स डिटरमाइन दैट द मेन डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। नर्स एक 2 व्यक्तियों को केयर दे रही है, एक को टाइप 1 डायबिटीज़ है, एक को टाइप 2 डायबिटीज़ है। नर्स ये जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। बच्चे याद रखो, टाइप 2 डायबिटीज़ अगर किसी को होता है ना, तो उसको बहुत टाइम बाद पता चलता है कि मेरे को डायबिटीज़ है। ठीक है, इसीलिए उसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको डायबिटीज़ है और तब तक उसके कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन कम होते हैं, यानी क्योंकि वो एक्यूट ऑनसेट होता है, तो इसीलिए व्यक्तियों में कॉम्प्लिकेशन कम देखे जाते हैं। तो जाहिर सा है इसका एक ही आंसर है कि कॉम्प्लिकेशन नहीं मौजूद होते हैं डायग्नोसिस के समय पे टाइप 1 में। टाइप 1 में जिस समय डायग्नोसिस होता है उस समय पर कोई भी कॉम्प्लिकेशन व्यक्ति के अंदर नहीं आता है। लेकिन टाइप 2 क्योंकि अनडिटेक्टेड होता है, लंबे समय तक चलता है, इसकी वजह से कई कॉम्प्लिकेशन आ चुके होते हैं और बाद में हमें मालूम पड़ता है कि यार हमें तो डायबिटीज़ है। चलें आगे 345 की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर एड्रिनलेक्टमी। किसी व्यक्ति का एड्रिनल ग्लैंड हम रिमूव कर रहे हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड अगर रिमूव कर रहे हैं तो विच नर्सिंग इंटरवेंशन शुड द नर्स एंटिसिपेट टू बी ऑर्डर्ड फॉर द क्लाइंट। अगर उसका एड्रिनल ग्लैंड रिमूव कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ हम जानते हैं कि उस व्यक्ति को प्रिस्क्राइब की जाएगी। सिंपल सी बात है बच्चे, स्टेरॉइड्स दिया जाता है, लाइफ लॉन्ग स्टेरॉइड्स चलते हैं उस व्यक्ति को जिसकी एड्रिनलेक्टमी हुई है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी एड्रिनलेक्टमी करेंगे व्यक्ति को ऑपरेशन के बाद स्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है। इतना सा था बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और स्टेरॉइड्स क्यों दे रहे हैं बच्चे, ताकि उसको एड्रिनल इनसफिशिएंसी ना हो, एड्रिनल इनसफिशिएंसी ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 346, अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ न्यूली एडमिटेड क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम। एक व्यक्ति को केयर दे रही है जिसे कुशिंग सिंड्रोम है। वाई शुड द नर्स मॉनिटर द क्लाइंट फॉर क्लिनिकल इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। क्यों उस व्यक्ति को जिसको कुशिंग सिंड्रोम है उस व्यक्ति को नर्स डायबिटीज मेलाइटस के लिए देखेगी? कुशिंग सिंड्रोम में क्या बढ़ जाता है बच्चे? कुशिंग सिंड्रोम में बढ़ जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ जाते हैं। अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ जाएंगे तो बच्चे वो डायबिटीज़ मेलाइटस करवा सकता है। इसीलिए आंसर जाएगा थर्ड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एसिलरेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये याद रखिएगा, ठीक है। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा होता है हाइपरग्लाइसीमिया होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा होगा तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया। और जब अगर हाइपरग्लाइसीमिया होता है तो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से व्यक्ति में क्या हो जाएगा? डायबिटिक मेलाइटस। इसीलिए जिसको कुशिंग सिंड्रोम हो रखा है उसको डायबिटिक मेलाइटस के लिए देखते हैं, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज़्यादा होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा, हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो डायबिटिक मेलाइटस। चलिए नेक्स्ट।